हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में CHE04 यूनिट 2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट इंट्रोडक्शन। एज वी नो वेल that gases have no shape, no volume. गैसेस की शेप और वॉल्यूम नहीं हो पर्टिकुलर नहीं होती है. These gases have not definite shape और वॉल्यूम. और एक बात इसके रिगार्डिंग ये है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम डायरेक्शन होती है. मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो मोशन होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है. तब तक नहीं होती है जब तक उस पर एक्सटर्नल पैरामीटर्स नहीं लगाए जाते हैं. तब तक उसकी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो रैंडम होती है. ड्यू टू दिस रैंडम मोशन जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी गैस को वेसल में फिल कर दिया है. दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स. हमने इसको वेसल में डाला है. इन द कंटेनर द गैस इज फिल्ड. तब क्या होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी हाई स्पीड होती है तो वो क्या करेंगे, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भी टकराएंगे और जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उसके साथ भी वो कोलाइड करेंगे. तो ये कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये दोनों जो कोलिजन्स हैं उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो हीट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं और वो जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज होंगी जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसमें इस यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे. और क्योंकि कोलिजन्स होती हैं बिटवीन द इंटर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से क्या होता है कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. और इसके साथ साथ एक आइडियल इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी है, स्पीड ऑफ गैसेस है. हम वेरियस टॉपिक्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट. सबसे पहले रिकैप्चुलेशन ऑफ गैस लॉज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस लॉज. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है. इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी हमेशा आते हैं और जो लॉज हैं वो डायरेक्ट भी आ जाते हैं. तो सबसे पहले कुछ छोटे सा टॉपिक है इसमें. प्रेशर की जो SI यूनिट है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है कि वो पास्कल होती है. कुछ इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हैं. फॉर एग्जांपल जैसे 1 एटमॉस्फेयर. हमने कल जो यूनिट फैक्टर मेथड किया था उसमें देखा था कि जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है इट इज इक्वल्स टू 76 मीटर. 76 मीटर, तो इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू ऑल्सो, ये जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ये यूनिट को हम 760 टॉर भी लिख सकते हैं. और अगर इसे पास्कल में चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है 1.0132 into 10⁵ पास्कल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.0132 बार. इसका मतलब है कि पास्कल 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. These are the equivalent units of the pressure. Similarly, अगर हम देखें हमें वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में देखें तो टेम्परेचर में क्या है कि हम टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, कैपिटल K. लेकिन कई बार टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी दिया जाता है, कई बार केल्विन में. अगर हमें टेम्परेचर गिवन हो इन द डिग्री सेल्सियस बट हमें कन्वर्ट करना हो उस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ केल्विन, तो हमें क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे वैल्यू है x डिग्री सेल्सियस सपोज, तो हम क्या करेंगे, x डिग्री प्लस 273 हम यूनिट ऐड कर देंगे. वो यूनिट जो आ जाएगी वो केल्विन में आ जाएगी. और 273 या फिर स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं 273.15. तो हमें क्या करना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस वैल्यू को केल्विन में चेंज करना हो तो हमें 273 और 273.15 को ऐड करना होता है. नेक्स्ट हम करते हैं गैस लॉज. गैस लॉज 3 गैस लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है बॉयल्स लॉ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस है
उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, then volume of this gas is inversely proportional to the pressure. Means अगर कोई भी गैस है उसे कंटेनर में डाला गया है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो. सपोज अगर टेम्परेचर 370 केल्विन है तो उसका टेम्परेचर थ्रू आउट 370 केल्विन ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा. उस टाइम पे जो उस गैस की वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगी? इट इज इनवर्सली वेरीज with the pressure of the gas. मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. अगर हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? पीवी. पीवी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट लगा K1. दिस K1 इज कांस्टेंट वैल्यू एट गिवन टेम्परेचर ऑफ गैस. व्हाट गिवन टेम्परेचर? द कांस्टेंट टेम्परेचर. इसकी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ. सपोज हमारे पास एक गैस है, उसमें हमने बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले गैस को रखेंगे T1 टेम्परेचर पे. सपोज इसका टेम्परेचर जो है T1 सपोज है 370 केल्विन है. इस पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. हम क्या करेंगे? वॉल्यूम जो है गैस की उसको चेंज करते जाएंगे और प्रेशर को हम नोट करते जाएंगे. उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. इसी प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, चेंज कर देंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना करेंगे? सपोज यहाँ पे 250 केल्विन कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉल्यूम चेंज करते जाएंगे एट 250 केल्विन और प्रेशर ऑफ द गैस नोट करते जाएंगे. जब हमने ग्राफ बनाए दोनों टेम्परेचर्स के लिए तो क्या पता चला कि अगर टेम्परेचर जो लार्ज है एज कम्पेयर टू अदर टेम्परेचर तो उनके ग्राफ इस तरह से आते हैं लाइक हाइपरबोला. इसे हम हाइपरबोला शेप बोलते हैं. ये जो प्लॉट गिवन है दिस इज हाइपरबोला. और ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है. आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर 370 केल्विन है, यहाँ पे 250 है, चेंज किया है, लेकिन बॉयल्स लॉ तो कह रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर एक एक्सपेरिमेंट के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है थ्रू आउट तक एक्सपेरिमेंट. एक और एक्सपेरिमेंट किया गया टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, लेकिन टेम्परेचर 370 की बजाय कांस्टेंट टेम्परेचर कितना लिया? 250 केल्विन. उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और ग्राफ ड्रॉ करा. तो क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो इस प्लॉट को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म. इसका मतलब क्या है? आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर. मतलब सेम टेम्परेचर में परफॉर्म किया गया बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, द ग्राफ इज नोन एज आइसोथर्म प्लॉट. नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट फॉर अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. ये आप याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया था, इसमें कांस्टेंट प्रेशर रखा गया. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैसे वेरी करती हैं? वॉल्यूम is directly proportional to its absolute temperature. means जो वॉल्यूम है it is directly proportional. means अगर टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज करती जाएगी. अगर हम किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो एक ही रखें, मतलब कांस्टेंट रखें, और हम क्या करेंगे? टेम्परेचर अगर चेंज करते जाएंगे तो उसकी वॉल्यूम भी चेंज होती जाएगी डायरेक्टली. अगर एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी टर्म इंक्रीज होगी. हमने क्या करा? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और कांस्टेंट K2 लगाया. बॉयल्स लॉ में K1 कांस्टेंट था, यहाँ पे K2. दिस इज नोन एज कांस्टेंट एट गिवन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट गिवन प्रेशर. मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पे दिस इज द K2 वैल्यू. और अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ हमने किस किस के बीच में प्लॉट किया है? टेम्परेचर इन केल्विन एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब. हमने सबसे पहले सिमिलरली फॉर द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के लिए भी हमने P1 टेम्परेचर लिया. यहाँ पे देखिए जब P1 टेम्परेचर लिया कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर को हमने P1 प्रेशर कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर को हमने अप्लाई किया और वॉल्यूम को नोट किया. जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ऐसे ही हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया फॉर द P2 वैल्यू, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास दूसरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया. लेकिन दोनों में डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पे दोनों में इतना डिफरेंस है, दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं, लेकिन प्रेशर जो 1 है P1 इट इज ग्रेटर, तो
तो इसका जो स्ट्रेट लाइन ये इतना इंक्रीज नहीं करता है। जैसे जैसे हम प्रेशर को, जो कांस्टेंट प्रेशर है उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करते जाएंगे, ये जो ग्राफ है वो अपवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। मींस एक एक्सपेरिमेंट में हमने टेम्परेचर जितना, सपोज हमने 50 एटमॉस्फेयर रखा, उसके बाद हमने 20 एटमॉस्फेयर रख दिया, तो ऐसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे वैसे ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो शिफ्ट होता जाएगा टू द अपवर्ड। और ये जो लॉ है, इस लॉ का दूसरा नाम क्या है? गे-लुसाक लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज गे-लुसाक लॉ। और ये जो ग्राफ है, इट इज ड्रॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स वाई इसका, इस प्लॉट का नाम है आइसोबार। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। तो सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोबार। नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। इस लॉ में क्या बताया गया? दिस स्टेट्स दैट equal volume of all gases contains equal number of molecules। मतलब अगर there are suppose 2 types of gases, उन gases की अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होगा कि उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल। मतलब अगर एक गैस में वॉल्यूम ली गई है और दूसरी गैस में भी पर्टिकुलर वॉल्यूम ली है, अगर वो दोनों वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब है जितने फर्स्ट गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकेंड गैस में होंगे एट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सिमिलर कंडीशंस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर हम रिवाइज करें तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट लिया गया था, एवोगैड्रो में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट लिए हैं। तो वेरी क्या करेगा? वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे रिलेटेड होते हैं? इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे विद द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा स्मॉल एन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला देखें, क्या है? इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नंबर। दिस कांस्टेंट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू एवोगैड्रो के द्वारा निकाली गई। दिस इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स। एंड Avogadro number is equals to 6.022 into 10⁻23. There is no unit because this is the number. अगर कांस्टेंट की बात करें तो फिर हम यूनिट लगाएंगे मोल इनवर्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करी थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ, तो उसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम डील कैसे करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर दो गैसेस हैं या नंबर ऑफ गैसेस हैं, उनमें वॉल्यूम इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही हैं। तो हमने ऐसे करे 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा है। बॉयल्स लॉ है, उसमें कांस्टेंट क्या रखेंगे? टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रो में दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं और वेरी क्या करता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे? हम तीनों लॉज को यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखने के लिए हम तीनों लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ यूज करेंगे। तो हमने, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे आप टेबुलर फॉर्म में ही देख सकते हैं कि V, ये इस तीनों लॉज को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? N एंड T एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? P। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे? R। सो PV इज इक्वल्स टू
आर एंड टी। तो हम लिखते कैसे हैं इसको, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस और डायरेक्ट ये इक्वेशन और न्यूमेरिकल्स इतने आते हैं इसमें, डेफिनेटली हर पेपर में इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया है आर, दिस इज नोन एज गैस कांस्टेंट। ये हमने पिछली वीडियोस में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। आर इज गैस कांस्टेंट और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एनी आइडियल गैस। और फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ गैस it is described by its pressure, volume and temperature and number of moles। मतलब अगर हमें किसी भी गैस की या फिर आइडियल गैस की डेफिनेशन देनी हो तो हम किस टर्म में दे सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इस टर्म में अगर हम डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, सो दिस वुड बी द डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ गैस कांस्टेंट की। आर की वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। अब हम इन यूनिट को इक्विवेलेंट यूनिट में भी चेंज करके दिखाएंगे कि आर की कितनी यूनिट्स हो सकती हैं और इसके रिगार्डिंग कितनी वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। हमने अभी जूल पर मोल पर केल्विन में ऐसा यूनिट में लिख दिया क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। तो हम अगर इसे अर्ज में चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट एक और यूनिट है, 1 अर्ज इज इक्वल टू 2.39 इंटू 10⁻⁸ कैलोरीज। सो हम इस वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, अगर हमें कैलोरीज में चेंज करना है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2.39 इंटू 10⁻⁻⁸ में। तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 19.87। आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हो। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 7 - 8 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या क्या डिवाइडेड बाय 10, जब इसको 10 के साथ डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई 1.987 कैलोरीज। तो इसने हमें क्या पता चलता है कि 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन इज ऑल्सो इक्वल टू 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 0.041 लीटर एटमोसफियर। सो हम इसे चेंज कर सकते हैं इन द लीटर एटमोसफियर ऑल्सो। कैसे, बाय मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय द 0.041। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.0825 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन। अभी ये तो हमने डिस्कस किया कि कितने यूनिट्स में हम और कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये डायरेक्ट कहाँ से वैल्यू आई है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके बताया है कि आर की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ यूज करेंगे आप, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो आर की वैल्यू है वो उसकी यूनिट क्या है। उसके रिगार्डिंग आप आंसर में जो यूनिट आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, उसकी यूनिट आर की यूनिट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसलिए कई बार क्या होगा कि आपको आर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज तभी कर सकते हैं अगर आपको कन्वर्ट करना आता हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, अगर हमें ऐसे रिवाइज करना हो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन और 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन और 0.0825 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन। These 4 values are important for the gas constant। लेकिन जनरली जो हम वैल्यू यूज करते हैं वो ये जो जूल पर मोल पर केल्विन है, ये वैल्यू हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं और ये जनरली यही आती है। आप इस वैल्यू को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमने क्या किया है, इस अभी तक यहाँ पे हमने 3 लॉज किए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, और हमने आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने देखी कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं। उसी के रिगार्डिंग अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.0660 किलोग्राम ऑफ किस गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
at temperature given value in Kelvin and pressure given in Pascal. Means हमें वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है. हमें गिवन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं. गिवन क्या है, टेम्परेचर T, प्रेशर P. और अगर P और T दोनों गिवन है तो हम यहाँ पे किस वैल्यू को, और हमें फाइंड क्या करना है, V. P, V एंड T. अगर यहाँ किसी भी न्यूमेरिकल में P, V, T तीनों की वैल्यू यहाँ पे दी गई हो, या तीनों में कोई दो दिए गए हों, एक पैरामीटर फाइंड आउट करना, तो डेफिनेटली इसमें आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे यूनिट ऑफ इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वही यूज़ होगी. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्मूला. तो यहाँ तीनों में से करो, कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, थर्ड फाइंड आउट करनी हो, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट. लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है अभी देखते हैं. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अभी हमने पढ़ा है. इसमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं. प्रेशर हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, आर हमें पता है कि आर गैस कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमेशा रहती है, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. टेम्परेचर भी हमें गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें एन भी पता हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी पता हो. लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले हम फिर क्या सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हमने +1 में पढ़ा है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ गिवन गैस, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. तो मास ऑफ गिवन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया विथ 2. तो मास ऑफ कार्बन क्या है, 12.01. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2. जब इसको सॉल्व करा हमारे पास मोलर मास क्या आ गया, 44.01 ग्राम पर मोल. लेकिन ये तो ग्राम में है, जो हमें मास गिवन है वो किस फॉर्म में है, इन द किलोग्राम यूनिट. आप देख सकते हो कि जो मास गिवन है वो किलोग्राम में गिवन है, तो हमें मोलर मास भी किलोग्राम में निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे किलोग्राम में कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पे देखिए. 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो 1 ग्राम क्या किसके इक्वल होगा, 1/10⁻³ किलोग्राम. और 44.01 ग्राम किसके इक्वल होगा, 44.01 डिवाइडेड बाय 10⁻³ किलोग्राम. हमारे पास आंसर क्या है, 0.044 किलोग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है इन द किलोग्राम, और हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स इन किलोग्राम मोल इनवर्स. तो हमारे पास आंसर क्या है, जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.5 मोल्स. हमें फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, nRT अपॉन P. यहाँ पे N भी हमने फाइंड कर लिया, R हमें गिवन है, T हमें गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हमने सारी वैल्यूज पुट करी. हमने जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया. उसके बाद इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 397.85 इंटू 10⁻⁻4. जब ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगी पावर. यूनिट्स क्या बचेंगी हमारे पास, जूल पर पास्कल. जूल पर पास्कल. अब इस यूनिट को कैसे फाइंड करें, 1 जूल बाय 1 पास्कल. अब इन दोनों की यूनिट्स हम जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं तो कैसे निकाली, यह हमने कल जो लास्ट वीडियो थी उसमें फाइंड आउट करी थी. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इनको डिवाइड करा जब यूनिट्स ऑफ जूल एंड पास्कल, तो हमारे पास क्या आंसर आया, मीटर क्यूब. तो इसका मतलब है 1 जूल बाय 1 पास्कल इज इक्वल टू मीटर क्यूब. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको 10⁻⁻4 हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया इन द मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है हमारे पास, 0.039785 मीटर क्यूब. आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो. सो दिस इज आवर आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था. एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक में है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस. अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ ऑक्सीजन गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पे अगर हम सोचें कि यहाँ पे प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि
प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में से अगर कोई दो वैल्यूज भी गिवन है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो देखते हैं हमें गिवन क्या है। टेम्परेचर हमें गिवन है, प्रेशर गिवन है, गैस कांस्टेंट तो हमें पता है, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करनी है तो ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ना एल वैल्यू पता है, ना वी वैल्यू पता है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि इक्वेशन में हमें डेंसिटी पूछा गया है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स हमें मास एंड वॉल्यूम इन दोनों को जब हम फाइंड करेंगे तभी हमें डेंसिटी मिलेगी। इक्वेशन ऑफ स्टेट में अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी जा सकती है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें अभी सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर डेंसिटी की वैल्यू में पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखा क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद 2। तो गिवन आंसर क्या है, 32 ग्राम पर मोल, लेकिन हमें जो मास है वो किलोग्राम में फाइंड करना है। तो हमने इसको क्या करा, 1000 से डिवाइड करा, मेरे पास किलोग्राम पर मोल में आंसर आ गया। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स में अगर फाइंड करना हो तो दिस इज द मास पर यूनिट मोलर मास। मास हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम इस वैल्यू को एज इट इज लिखते जाएंगे। मास, वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन 0.032 RT अपॉन P। इस वैल्यू को हम डेंसिटी फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेंसिटी फॉर्मूला क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ में मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो इन्वर्ट हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में था वो सारा न्यूमिनेटर में आ गया, जो न्यूमिनेटर में था वो सारा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखिए मास वैल्यू इज कैंसल आउट विद मास, मींस यहाँ पे हमें मास वैल्यू को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने अब R, T और P की वैल्यू पुट करी। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। ये वैल्यू है आपके पास गिवन है, मोलर मास इनटू प्रेशर, टेम्परेचर एंड R वैल्यू। जब हम दोनों ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आया। नीचे टर्म्स जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया, दोनों को डिवाइड करा, नंबर वैल्यू आ गई। लेकिन अब बात करते हैं यूनिट के लिए। अगर आप यूनिट देखिए, यहाँ पे देखिए मोल इनवर्स इट इज कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट। केल्विन बेस सेम, पावर एड, -1 + 1 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, किलोग्राम, पास्कल एंड जूल, किलोग्राम, पास्कल बाय जूल। अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी पढ़ा जूल बाय पास्कल इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब। तो पास्कल बाय जूल क्या होगा, मीटर पर मीटर क्यूब। तो हमने पास्कल बाय जूल को हमने क्या लिख दिया, पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1.427, जो हमने सॉल्व करा, किलोग्राम एज इट इज पर मीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो हमने क्या करा था, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा गया था डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट। हम रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें ना मास पता है ना वॉल्यूम, तो हमने सबसे पहले सोचा कि वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P और T दोनों वैल्यूज गिवन थी, इसलिए हमने V निकाल लिया। V निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता थे, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने अलग से फॉर्मूला लगाया, मास पर बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमने वैल्यू सॉल्व कर ली, मास हमें गिवन ही था तो हमने एज इट इज लिख दिया। एज इट इज लिखने के बाद हमने इस वैल्यू को क्या करा, देखिए इक्वेशन ऑफ 2 वॉल्यूम में पुट करा। ये जो आंसर आएगा हमें उसे डेंसिटी में पुट करना होगा। जो यहाँ पे आंसर आएगा वो गिवन रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन दिस किलोग्राम ऑफ द गैस। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ दिस किलोग्राम, उसके 1 मोल के लिए कितना नंबर होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पे 5 मोल्स होता तो हम क्या करते, एवोगैड्रो नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 10 मोल्स होते तो 10 के साथ, अगर 1 है तो 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
ये तो थी अगर कोई एक पर्टिकुलर गैस हो। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर एक पर्टिकुलर गैस हो तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके रिगार्डिंग कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो एंड थ्योरेटिकली। लेकिन अगर नंबर ऑफ गैसेस हों तो नंबर ऑफ गैसेस अगर एक टाइम पे डील कर रही हों तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर लॉ है। दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैस बिहेविंग आइडियली इज द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सपोज हमने गैसेस, सपोज 3 गैसेस है हमारे पास या 2 गैसेस है, 2 गैसेस है हमारे पास, सपोज 1 and 2। हमने क्या करा, हमें पता है कि इसका प्रेशर कितना है और इसका प्रेशर कितना है, दोनों का प्रेशर हमें पता है। हमने क्या करा, दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, कंटेनर में डाल, वेसल में डाल दिया। उसके बाद हमने जब इस गैस को मिक्स करा, फिर हमने उसका प्रेशर नोट करा जो रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट गैस की हमने जो था प्रेशर नोट करा। प्रेशर जो इसका आएगा और इन दोनों का जो अलग प्रेशर होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज गैसेस प्रेशर। मीन्स फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकेंड गैस के लिए जो प्रेशर है, अगर इसका सम करेंगे तो इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द टोटल गैस। दिस इज द टोटल प्रेशर। यही स्टेटमेंट पे बोला गया है कि कोई अगर गैसेस हो, नंबर ऑफ गैसेस हैं और वो आइडियल गैसेस हैं, मतलब वो इक्वेशन ऑफ स्टेट में वेरी करती हैं, उसके लिए वैलिड है, देन वो जो गैसेस होंगी उनको अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, देन प्रेशर, टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। दैट्स वाई इस लॉ का नाम पड़ा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली भी। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 गैसेस हैं, ए, बी एंड सी। उनका प्रेशर क्या होगा? पी ए, बी के लिए प्रेशर पी बी, सी के लिए प्रेशर होगा पी सी। इनका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमने रखा कांस्टेंट। अब हम इसको क्या करेंगे? वेसल में डालेंगे। अभी ये इंडिविजुअल प्रेशर था इनका, पी ए, पी बी, पी सी। अभी हमें इसको मिक्स करना है। अभी मिक्सचर ऑफ गैसेस देखते हैं। वो क्या करेंगे, हम गैस पर फोर्स लगाएंगे और वेसल में डालेंगे ऑफ वॉल्यूम वी। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, वो क्या बोलता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। PT, T means total. PT is equals to PA plus PB plus PC. This is equation number 1. This is the mathematical form of Dalton law of partial pressure. आइडियल गैस के, अगर आइडियल, क्योंकि हमने बोला है कि अगर गैस आइडियल हो, ये एक कंडीशन है, तो अगर गैस आइडियल है तो उसके लिए प्रेशर क्या होगा? क्योंकि P क्या होता है फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू NRT, तो P क्या होगा? इज इक्वल टू NRT अपॉन V। यहाँ पे देखिए PA इज इक्वल टू NART अपॉन V। अभी मैंने देखिए यहाँ पे NA लिखा, बाकी RT अपॉन V एज इट इज लिखा। क्यों? क्योंकि जो R है, दिस इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर हमने बोला है कि हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम हमने अभी कहा कि कांस्टेंट रख रहे हैं। दैट्स वाई मैंने RTV को एज इट इज लिखा, क्योंकि हम इसमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। गैस कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो A गैस है और B गैस है और C गैस है, तीनों डिफरेंट हैं। अगर 3 गैसेस डिफरेंट हैं, देन उनके नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट होंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा PA इज इक्वल टू NART अपॉन V। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली फॉर PB एंड PC मैंने लिख लिया NB एंड NC। दिस इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखते हैं टोटल प्रेशर कितना है। टोटल प्रेशर में देखिए जो कांस्टेंट वैल्यूज थी मैंने बाहर ले ली, NA, NB, NC हमने सेपरेट लिख दिया। इट कैन बी, अभी हमें ये जो टोटल दिस नंबर ऑफ मोल, अब इसको भी हम लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि जब गैसेस को मिक्स कर दिया तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स हम इंडिविजुअली फाइंड नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इस सम को क्या लिखेंगे? NT। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया?
pressure, total pressure is equals to total number of moles RT upon V. This is equation number 4. This is the pressure, total pressure. अगर हमें इस प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से डील करना हो, लोअर क्लासेस में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल. मीन्स सपोज यहाँ पे 2 गैसेज हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? फॉर वन गैस, नंबर ऑफ मोल्स फॉर वन गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल of one gas, number of mole of second gas. This is the formula for mole fraction. This is the total number of moles. यही मैंने यहाँ पे यूज किया. अगर हम गैस ले रहे हैं A, उसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल. सिमिलर फॉर B, सिमिलर फॉर C. अब हम क्या करेंगे? PA, प्रेशर ऑफ गैस A क्या होगा? NA अपॉन NT, टोटल प्रेशर. सिमिलर फॉर बी, सिमिलर फॉर सी. एन ए अपॉन एन टी क्या है? एक्स ए, यहाँ लिख दिया एक्स ए. एन बी अपॉन एन टी क्या है? एक्स बी, यहाँ पे लिख दिया एक्स बी. एन सी अपॉन एन टी इज एक्स सी, एक्स सी. तो हमने क्या करा कि इंडिविजुअल प्रेशर इज ऑल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. इट इज द मल्टीपल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस विद इट्स मोल फ्रैक्शन. Partial pressure of any gas is the product of total pressure and mole fraction of that particular gas. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या होगा? जब हम गैसेस को मिक्स करते हैं तब प्रेशर क्या होता है? जब गैसेस इंडिविजुअल थी उस टाइम प्रेशर क्या था? और अगर हमें प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा? आपकी बुक में न्यूमेरिकल है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ मीथेन आर केप्ट इन वेसल विद वॉल्यूम गिवन एट गिवन टेम्परेचर. कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस. अब इस न्यूमेरिकल में टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर की बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यूज होगा. इसमें देखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है, आर कांस्टेंट हमें पता है कितना होता है. तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन टी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर टी अपॉन वी. आर भी है हमारे पास, टी भी है, वी भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मोल्स. तो यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स ले लिया फॉर नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन. तो हमने सॉल्व किया, दिस इज 5 मोल. इसको हमने पुट किया फॉर द टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाई किया दिस नंबर बाय मल्टीप्लाइंग गिविंग 41.57 वैल्यू, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वैल्यू आ गई और दोनों को डिवाइड करा, मेरे पास आंसर आया जूल पर मीटर क्यूब में. और इसको मैंने 10⁻⁴, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसको मैंने छोटा करने के लिए डेसिमल लगाया और 10⁻⁵ में आंसर लिख दिया. अभी क्योंकि जो जूल पर पास्कल है वो मीटर क्यूब उसकी वैल्यू होती है, तो जूल पर मीटर क्यूब की क्या वैल्यू होगी? पास्कल. तो हम इस वैल्यू को पास्कल में लिखेंगे. सो प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल. तो दिस इज द टोटल प्रेशर. लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमने पार्शियल प्रेशर भी फाइंड आउट करना है. तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स फॉर नाइट्रोजन इज 2, टोटल 5 है. प्रेशर हमने जो फाइंड करा टोटल, वो हमने इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास गिवन आंसर आया. और उसके बाद फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 1, टोटल इज 5. प्रेशर टोटल हमने फाइंड करा था, जो उसी वैल्यू को पुट करा, सॉल्व करा. एंड फॉर मीथेन, नंबर ऑफ मोल फॉर मीथेन इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल इज 5. प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया. तो हमने टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर दोनों सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट द नेम ऑफ गैस प्रेजेंट इन एयर विच हैज हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर. तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन. एफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इट इज द passage of gas through a small opening into a chamber. Suppose
क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम किसी भी वेसल में या किसी भी चैम्बर में गैस को फिल कर दें तो उसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा और वो प्रेशर काफ़ी हाई होगा। जब हम उस चैम्बर में छोटा सा होल भी कर देंगे तो उसमें से बहुत हाई स्पीड से गैस बाहर निकलेगी। तो उस गैस का जो पैसेज है उस पैसेज को हम एफ्यूजन बोलते हैं। और ग्राहम लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच गैसेस एफ्यूजेस, जिस रेट से जिस स्पीड से वो गैसेस एफ्यूज हो रही हैं, it is inversely proportional to the square root of their densities, square root of their densities or square root of their molar masses under given under similar condition of temperature and pressure। means जो speed है वो कैसे वेरी करेगी? इनवर्सली। किस किस के साथ? रूट ऑफ डेंसिटी एंड रूट ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पे अगर मोलर मास मैं लिखूं m, कैपिटल M and M, R is the rate of gas, effusion of gas, rho is the density of gas, then formula is if two gases with molar mass, अगर दो गैसेस हैं उनका मोलर मास 1 and 2 डिफरेंट है और उनकी डेंसिटीज भी डिफरेंट है, तो उनका रेशियो क्या होगा? R1/R2 इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। एंड सिमिलर फॉर द मोलर मास, मतलब जो रेशियो है वो इन्वर्स हो जाएगा विद द डेंसिटी एंड मोलर मास। एंड रिगार्डिंग दिस मेरे बुक में एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन। मतलब रेशियो ऑफ एफ्यूजन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी रेशियो या फिर मोलर मास, क्योंकि मोलर मास के रिगार्डिंग बात करी गई है। एफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डेंसिटी हमें नहीं पता है, ना ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या पता है? मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम फॉर्मूले में मोलर मास का वैल्यू यूज करेंगे। मोलर मास फॉर हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16, तो हमने यहाँ पे फाइंड करा रूट 16 इज 4, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 4। यहाँ पे एंड में जो हमने आज पढ़ा है उसके पॉइंट्स हैं कुछ जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो हमने ये आप रिमाइंड कर सकते हैं, आप साइड पे लिख सकते हैं, वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर हमने याद किया, एवोगैड्रो कांस्टेंट विद यूनिट याद किया, फॉर्मूला फॉर गैस आइडियल गैस PV is equals to nRT, density is mass per unit volume, number of moles given mass by molar mass, joule by pascal is also by equal to meter क्यूब। तो इन वैल्यूज के साथ ही हम आज की वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। इस बुक में जो टर्मिनल क्वेश्चंस है वो इन मॉलिक्यूल्स की इन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आप इजीली टर्मिनल क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उन न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कंसीडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।